अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आपने कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अयाम। और जुम्मे के रोज़ मैं आपको एक रिमाइंडर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, जुम्मे की नमाज का ख़ास एहतमाम करना है और आज आपने खुसूसी तौर पर उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं मांगनी है और ख़ास तौर पर अपने उन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार सब कुछ सैलाब की नज़र कर दिया है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के अपने इस सैलाब के बाइस उनसे दूर हो गए। अल्लाह उनको सब्र दे और हमें इस आफत से जल्द निकलने की जो है उसके लिए अल्लाह ताला में से निजात दे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि जो हालात हैं खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के जो बताए जा रहे हैं, जो आगे अब सिंध की तरफ पानी बढ़ रहा है, तो हालात ख़राब होने का मज़ीद अंदेशा भी है और अभी भी नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सकता जब तक ये पानी खड़ा है। जब ये पानी एक बार निकलेगा तो फिर पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है, जानी और माली दोनों। तो पंजाब के जो सैलाबी रैले हैं उनकी तबाहकारियां मैं आपको जिक्र कर रही हूँ उन्हीं का कि वो जारी हैं। शुजाबाद का जिक्र करते हैं, उसके इलाके मौजा धोंदा के करीब दरियाए चिनाब के हिफाजती बंद में एक बार फिर से शगाफ पड़ गया है, जिससे करीबी देहात को शदीद खतरात अब लाहक हो गए हैं। शगाफ की जो चौड़ाई है तकरीबन 80 फीट बताई जा रही है और शगाफ को पुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए हैं। रेस्क्यू के अमल के दौरान 2 मजदूरों को तो बचा लिया गया है, जबकि एक की अब भी तलाश जारी है। शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी भी तलब की गई है और बंद टूटने से बस्ती मिठू, सौमन और बस्ती मंगाला मुतासिर हो गए हैं और मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी भी जारी है। और उधर दरिया चिनाब की बात करें तो उसकी बेरहम मौजों ने जलालपुर पीरवाला में हर तरफ तबाही मचा दी है। जलालपुर पीरवाला को बचाने वाले अवामी बंद को मजीद मजबूत करने की कोशिशें अब की जा रही हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि उच्च शरीफ हाईवे में शगाफ डाला गया था ताकि जो अवामी बंद है उस पर पानी का दबाव कम हुआ हो और उसकी वजह से दूसरी जानिब वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग थी। उन्होंने कहा कि सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जाँ बहक हुए हैं और सिंध में सैलाब की नज़र तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग में ये बताया कि मानसून का सिलसिला 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा और आइंदा पेश की इंतजामात के लिए इदारे मुत्तहिद हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमने डेली की ड्रिल करनी है। पंजाब से चूँकि सिंध की जानिब गामजन हैं ये रैले और पानी यहीं पर बह रहा है, तो हम पंजाब की पहले बात करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदगान मुमताज़ खान और आमिर शेख हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि सखर से जो ब्यूरो चीफ हैं शहजाद ताबानी वो हमें ज्वाइन करेंगे। पहले पंजाब की बात करते हैं, आमिर शेख की जानिब बढ़ते हैं, मुजफ्फरगढ़ से हमें अपडेट करेंगे। आमिर बताइएगा मुजफ्फरगढ़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी अली, मुजफ्फरगढ़ में जो है इस वक्त जो 5 लाख क्यूसिक से जायद का जो सैलाबी रेला था वो गुजरता हुआ एड पजरत की तरफ जो है पहुंच चुका है और इस सैलाबी रेले ने जो है एड पजरत से जो पहले इलाके आते हैं जैसा कि बिंडा इसाक का इलाका है, इसके अलावा शहर सुल्तान का इलाका है, इसके अलावा अगर हम बात करें अलीपुर और सीतपुर की, ये जो इलाके हैं इनमें बुरी तरह जो है इसने तबाही मचाई है, हज़ारों मकानात को अपनी लपेट में ले लिया है और कई लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। इनके जानवर वो जो हैं मवेशी इधर उधर जो हैं वो बंदों पर रह रहे हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें नुकसानात की तो कई जो है जानी नुकसान भी जो है इसमें हुआ है। कई लोग जो हैं अपने घर वालों से लापता हैं, जैसे कि रात की तारीकी के अंदर सीतपुर का जो बंद टूटा है जिसकी वजह से आबादी जो है वो 4 चुफेरे जो है उसके पानी आ गया और उसकी वजह से जो है यहाँ के जो मकीन थे वो बुरे तरीके से सैलाब के पानी में फंस गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। 9 से ज़ायद जो है दूसरे अजला से जो है यहाँ पर टीमें मंगवाई गई जिन्होंने रेस्क्यू के काम में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा पाक फौज के जवान भी यहाँ पर जो है वो तलब किए गए, जो कि अभी भी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया की जानिब से जो है पहले ऐलानात कराए जाते रहे कि यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल जो है आवाम हो जाए, लेकिन ये जो देहात का इलाका है यहाँ के लोग जो हैं वो पहले जो है महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं हुए, लेकिन बाद में जब ये सैलाबी रेला आया तो इस सैलाबी रेले ने जो है उनको महफूज मुकाम तक मुंतकिल होने का टाइम ही नहीं दिया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो है तबाही हुई। लाखों मकानात जो हैं वो बिल्कुल गिर गए हैं और इसके अलावा जो खड़ी फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अब बंदों पर या फिर जो है रिलीफ कैंपों में बैठकर जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब जिले इंतजामिया जो है उनकी जानिब से यहाँ पर रिलीफ का काम भी किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं
और रिलीफ के कामों की मॉनिटरिंग की गई है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने जो है मजीद रिलीफ कैंप जो है वो बनाने के लिए जो है काम शुरू कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर अगर हम बात करें सैलाबी तबाही की, तो मुजफ्फरगढ़ जो है ये पंजाब का सबसे बड़ा एक जिला अगर हम कहें तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगी। मुजफ्फरगढ़ जिले में जो है तकरीबन 200 किलोमीटर तक जो है दरिया चेनाब का जो ये सैलाबी पानी है ये गुजरता है। मुजफ्फरगढ़ का जो इलाका जवाना बंगला है, यहाँ से ये सैलाबी पानी शुरू होता हुआ ये हेड मोहम्मद वाला पहुंचता है और उसके बाद शेर शाह ब्रिज से होता हुआ हेड पंजनत की तरफ तक पहुंचता है और इसके रास्ते में तकरीबन 138 मुआवजात आते हैं। ये तमाम के तमाम जो है सैलाबी पानी की जो है सद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर शेख। मुजफ्फरगढ़ की जो सूरत हाल है वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मुल्तान चलते हैं, मुमताज़ खान न्याजी वहाँ मौजूद है। मुमताज़ बताइएगा कि अवामी जो बंद है उसको मजबूत करने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि उस हाईवे में शगाफ डाला गया था, लेकिन अब इस बंद को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि नुकसान कम से कम हो। जी, इस वक्त चनाब की जो तूफ़ानी लहरें हैं उसने सबसे ज़्यादा अगर पूरे पंजाब में किसी तहसील को नुकसान पहुंचाया है तो वो जलालपुर पीरवाला है। जलालपुर पीरवाला में इस वक्त पूरा शहर जो है ना वो खाली हो चुका है। उसकी नवाई बस्तियां 90% जो है ना वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और जो बंद को इन्होंने शिगाफ लगाया था उसकी वजह से पूरे इलाके में पानी फैल गया है। मकानात ज़ेर आब हैं, फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं और इस वक्त तक जलालपुर पीरवाला में 4 से ज़ायद कश्तियाँ उलट चुकी हैं। कल भी एक कश्ती उलटी जिससे 9 अफराद जहाँ बाक हुए, 19 अफराद को बचा लिया गया और इस वक्त इंतहाई बहुत ही हंगामी सूरत हाल है। मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में सूबाई वज़रा और पाक आर्मी जो है फ्रंट से लीड कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए वो उसकी पहली तरजीह है। वहाँ पे जितनी प्राइवेट कश्तियाँ थी उनको सरकारी तहवील में ले लिया गया है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि ये लोगों को पहले ही बताया जा रहा था, आगाही दी जा रही थी कि सैलाब आ रहा है और बहुत ज़्यादा तबाही बचा रहा है। मुल्तान, हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के बंदों पर जो तबाही हुई वो सबके सामने थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और दीगर ज़राए से लोगों को पता चल रहा था कि बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है। 5.5 लाख का रेला पहले आया, उससे तबाही मचाई, फिर 5.5 लाख का रेला दूसरा आया, उससे तबाही मचाई, लेकिन लोग जो है वो उन्होंने अपने घरों को नहीं छोड़ा। फिर यकदम जब प्रेशर बढ़ा तो जो रोड थी अहमदपुर शक्किया गिलानी रोड उसमें शिगाफ डाला गया और पानी का प्रेशर कम करने के लिए पानी जो है वो दही इलाकों की तरफ छोड़ा गया, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा तबाही शुरू हो गई। लेकिन जो मेन शहर था उसको बचा लिया गया। मेन मकसद जो था इंतज़ामिया का कि शहर को बचा लिया जाए। दही इलाकों में घर जो है दूर दूर होते हैं और दही इलाकों के लोग जो है वो आदी भी होते हैं सैलाब के, और बेट के इलाके के रहने वाले लोग जो है वो तैयार होते हैं। अभी भी इस वक्त भी इतनी बड़ी हादसात और तबाही के बर्बादी के बाद सैकड़ों लोग जो हैं वो पानी के अंदर फंसे हुए हैं। पाक आर्मी के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। इस वक्त तमाम रेस्क्यू के इदारे, इंतज़ामिया और तमाम जो कश्तियाँ हैं, तमाम जो वसाइल हैं वो जलालपुर पीरवाला की तरफ जो है ना इस्तेमाल हो रहे हैं और इंतज़ामिया की कोशिश है कि जलालपुर पीरवाला में कम से कम जानी नुकसान हो। जानवर जो है वो बहुत सारे बह गए हैं। जो लोग बंदों पर आए हैं और जो खेमों में रह रहे हैं या अजीज़ व क़रीब के पास रह रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनके साथ बाल बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, जानवर हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है। और फिर एक और मसला जो पैदा हो गया है ज़िला मुल्तान शुजाबाद में, जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ बंद टूटने से 2 मजदूर रेले में बह गए और पानी जो है वो बस्तियों में चल जा रहा है। इसी तरह ज़िला मुल्तान और शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला में बहुत भाई अमराज जो है आपने जो है मुल्तान से अपडेट शुजाबाद की सूरत हाल बताई। 3 मजदूर पानी में बह गए थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, एक की तलाश अभी भी जारी है। और पंजाब के दरियाओं में सैलाबी रेले तबाही मचाते हुए सिंध में दाखिल हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ से रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख और 5,000 क्यूसिक है, जबकि सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसिक बताई जा रही है। इस पर हमने बात करनी है। शहजाद तबानी, ब्यूरो चीफ सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा
कि अभी ये बताया जा रहा है कि रैले जो हैं वो सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं, कच्चे के इलाके खाली किए जा रहे हैं, कश्मीर से बहुत सारे लोग नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन दादू के हवाले से बताया जा रहा है कि दादू में जो कच्चे के इलाके में रहने वाले हैं वो वहाँ से जो है मुंतकिल होने से इनकारी हैं। जी बिल्कुल अली, बहुत शुक्रिया। हम बगैर सिंध की जिस तरीके से भी आपने बात की है कि सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, और खासतौर पर जैसे दादू का जिक्र आपने किया है कि बिल्कुल दादू में ऐसा ही है। जिस तरह जो सैलाब आए उसके अंदर भी दादू के अंदर जो है बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। उसकी वजह यही थी कि कच्चे के जो लोग थे वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल नहीं हो रहे थे। अभी भी जो है दादू मोरो पुल के ऊपर जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब है, वहां पर जो है हिफाजती बंद जो है, इन पर पानी का शदीद दबाव है। और उसके अलावा जो जमींदारी बंद है, ये जमींदारी बंद जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं बनाता, ये मकामी लोग खुद बनाते हैं अपनी फसलों को और अपने घरों को बचाने के लिए। उनके अंदर जो है 8 मकामात पर शगाफ पड़े हैं। शगाफ पड़ने की वजह से पानी जो है वो देहातों की तरफ जो है जाना शुरू हो गया और जमीनें जो है वो ज़ेरे आब आ गई हैं। सूरत हाल गुड्डू बैराज की, तो गुड्डू बैराज के ऊपर इस वक्त 5,12,000 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड हो गई है। 7,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया। और उसके अलावा अगर हम एशिया के सबसे बड़े नहरी निजाम सखर बैराज की बात करें तो वहां भी 24 घंटों के दौरान 50,000 क्यूसेक पानी की जो सतह है वो बुलंद हुई है। 4,51,000 क्यूसेक पानी जो है रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरीके से कोटली बैराज पर भी पानी की आमद जो है वो 2,60,000 क्यूसेक हो गई है। तो सिंध के तीनों बैराज के ऊपर पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही है। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक ये पानी जो है अभी मजीद बढ़ना है, मजीद बढ़ेगा। जिस तरीके से कश्मीर की आपने अभी बात की तो कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल सेम है, घोरकी के अंदर भी सूरत हाल सेम है। घोरकी का जो कच्चे का इलाका कादरपुर है वहां पर जो जमींदारी बंद है उनमें शगाफ पड़े हैं। देहात जो है मुकम्मल तौर पर पानी चले आ गए हैं। लोग जो है खासे वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन बस मसला यही है कि वो महफूज मकामात की तरफ नहीं आते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है तो इस हिसाब से जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरकारी ने जो है एक दफा फिर अपील की है और कहा है कि कच्चे के जो लोग हैं वो कुछ दिनों के लिए महफूज मकामात की तरफ आ जाए। तमाम तर इंतजाम किए गए, लेकिन जो कच्चे के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंतजाम नाकाफी होते हैं, इस वजह से हमें मजीद परेशानी होती है। इससे बेहतर तो फिर हम अपने इलाकों के अंदर ही रहें। तो शहजाद आपकी नज़र में इंतजामात कैसे हैं? क्या बेहतर इंतजामात किए गए हैं शहरियों के लिए ताकि अगर वो वहाँ से अपना इलाका छोड़कर आए तो यहाँ पर कुछ दिन अगर उन्होंने रहना है तो वो बेहतर इंतजामात में रह सके? देखिए इंतजामात जो है वो किसी हद तक बेहतर हैं, लेकिन बड़ी तादाद अगर मुतासरीन की आएगी तो फिर जाहिर सी बात है कि मुश्किलात बढ़ती हैं। उस हिसाब से इंतजाम नहीं किए जाते जिस हिसाब से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो आखिरी टाइम पर जिस तरीके से हैवी फ्लड के अंदर हम लोग तकरीबन दाखिल हो गए हैं, क्योंकि 5.5 लाख क्यूसेक के बाद जो है वो ड्रीम जैसे 5.5 लाख क्यूसेक होता है तो हाई फ्लड जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अब इस 6 लाख होता है तो हाई फ्लड होता है। तो अभी हाई फ्लड की तरफ है तो उस हिसाब के इंतजाम जो नजर नहीं आ रहे। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं, नौशद फिरोज का इलाका जिस तरीके से हमने जिक्र किया था वहां पर भी जो है जमींदारी बंद टूट गए हैं। तो ये बंद हिफाजती बंद जो लोग खुद बनाते हैं वो टूट गए, लेकिन जो हिफाजती बंद है दरिया सिंध के वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि गुंजाइश जो है गुड्डू बैराज पर 12 लाख क्यूसेक पानी की है। 5.5 लाख। शहजाद एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं कि मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि यहाँ पर जो बंद हैं उन्हें आर्मर्ड किया गया है, उन्हें मजीद मजबूत किया गया है, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, स्टोन पिचिंग की गई है, मुख्तलिफ मकामात पर की गई है। लाड़काना की कुछ हिफाजती बंद है वहां पर की गई है, जैसे शेख बंद है घोटकी का वहां पर एक हिस्से में की गई है, लेकिन उसके 60 मकामात ऐसे हैं जहां पर वो पिचिंग स्टोन पिचिंग नहीं हुई है, जिस वजह से जो है वहाँ के लोग काफी परेशान है। और जिस तरीके से जिक्र हमने किया जमींदारी बंदों का तो वो शेख बंद के साथ ही है, उसके बिल्कुल मुतसिल ही है। वहाँ पानी जब जा सकता है तो फिर खुदा न खास्ता जो है बड़े जो हिफाजती बंद है उस तरफ भी जा सकता है, तो सूरत खराब भी हो सकती है। इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल की हुई है। बहुत शुक्रिया शहजाद तबानी, ब्यूरो चीफ सखर हमारे साथ मौजूद थे, सिंध की सूरत हाल हमसे शेयर कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। अब देखते हैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफैरा फैज आज हमें क्या दिखा रहे हैं। लाहौर की फन और सकाफत की दुनिया हमेशा नए रंगों और तख्लीकी जज्बों से जिंदा रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाकिर अली म्यूजियम में, जहां कैलीग्राफी एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है। इस एग्जीबिशन में एक यंग और बासलाहियत आर्टिस्ट का काम डिस्प्ले किया गया है। उनकी खासियत ये है कि वो खताते के फन को सिर्फ आर्ट नहीं समझती, बल्कि उसे एक रूहानी जज्बा समझकर पेश करती हैं। तो आइए आपको लेकर अंदर चलते हैं और उनके फन पारे आपको दिखाते हैं।
वक्त हमारे साथ आमना मसूद साहिबा मौजूद हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर शाकिर अली म्यूजियम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मशाल वफा जैसे यंग आर्टिस्ट को स्पेस प्रोवाइड करना, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सोसाइटी को? शाकिर अली की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये KPK की आर्टिस्ट जो है ना, उन्होंने यहाँ पे सोलो शो किया है और अभी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है और इसके बावजूद उनका काम में इतनी मेच्योरिटी है कि आप अगर खुद देखें तो आप खुद हैरान रह जाए, ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा रिवायती फन है खत्ताती, इसके थ्रू हम आवाम को उनकी रूट्स के साथ, हमारी सकाफत, हमारे विरसे के साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो आपका कैलीग्राफी है वो हमारा स्टार्टिंग का जो आर्ट था वो कैलीग्राफी ही था। वो उसके बाद उसमें पेंट आया, उसमें डिफरेंट चीज़ें, चारकोल आ गया, पेंट आ गया, फिर पेंसिल वर्क आ गया, स्केचिंग आ गई, लेकिन अभी ये बेसिकली हमारा जो काम है ना वो कैलीग्राफी का है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। वेलकम। इस वक्त हमारे साथ शाकिर अली म्यूजियम की इंचार्ज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यंग आर्टिस्ट को जब कोई भी इदारा इस तरह की स्पेस प्रोवाइड करता है तो सोसाइटी में क्या मैसेज आता है? यही कि इदारे वाकई ही अपने सिटीजन्स के लिए कुछ कर रहे हैं और आर्टिस्ट को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन स्पेस की। हर गैलरी को चाहिए कि यंग आर्टिस्ट को स्पेस दें और उनको मौका दें कि वो अपना काम डिस्प्ले करें। आर्ट जो है वो माशरे और फ़र्द के बीच में एक ब्रिज का जो किरदार है वो कैसे अदा कर सकते हैं? आप अपनी जो भी आपके ओपिनियंस हैं आप लिख के तो नहीं दिखा सकते लोगों को, खत नहीं लिखते या आप अखबार में दे सकते, या सोशल मीडिया में लोग कर रहे हैं। टिकटॉक इज़ वन वे, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इज़ वन वे, लेकिन आई डेफिनेटली थिंक कि जो आर्टिस्ट है उसका काम आप रखेंगे, अपने घर में भी रखेंगे, एंड आर्टिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुँचाने के लिए एग्जीबिशन ज़्यादा बेस्ट वे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त हमारे साथ मशाल वफा मौजूद हैं जिनका खूबसूरत काम इस वक्त यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। अस्सलाम वालेकुम मशाल, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। मुझे ये बताओ KPK से सफ़र करके आप लाहौर आए हो, तो सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। लाहौर में आके मैंने बहुत आर्ट के बारे में ज़्यादातर सीखा है। इधर आके मैंने इतना सीखा है कि इतना शायद पूरी लाइफ में आज तक नहीं सीखा। अभी आप ग्रेजुएशन कह रहे हो, कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं आपके काम को देखूं तो इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक यंग आर्टिस्ट का काम है। इतना प्रोफेशनल काम, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस, एक आर्टिस्ट को प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, करना चाहिए। बाकी ये तो नेचुरली होता है। आर्टिस्ट तो मेरे बाबा जो है वो भी आर्टिस्ट है। अच्छा। तो मतलब सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, प्रोफेशन उनका अलग है, लेकिन उनसे मैंने सीखा। आपने इसको उन्वान दिया है हरफुल हुदा का, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या थॉट प्रोसेस? हरफुल हुदा तो हिदायत से निकला है ना, जैसे कुरान में एक एक वर्ड है वो हमारे लिए हिदायत है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, अगर हम इस पेंटिंग की बात करते हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, मास्टरपीस है आपका, मुझे बताओ कि इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, कहाँ से ये इंस्पिरेशन ली गई आपने? ये जैसे कंपोजिशन तो मैंने नेचर से ली है, नेचर से इंस्पायर्ड हुई हूँ। मेरे कैलीग्राफी से ज़्यादा मैंने ट्राई किया कि मेरा कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो। कोशिश की है कि मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊँ इस तरीके से, और ब्रश स्ट्रोक्स जो है वो मेरी कैलीग्राफी की स्पेशलिटी है, तो उसमें मैंने काम किया है। अच्छा मशाल, आप ये कहते हो कि जो खताती है वो सिर्फ एक आर्ट नहीं है बल्कि एक रूहानी ज़बान है, तो मुझे ये बताओ कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका और इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे? एक आर्टिस्ट की तो एक एक वर्ड के साथ, एक एक स्ट्रोक के साथ फीलिंग होती है। वो जो फील करता है वो उसको कैनवस पर उसको बनाता है, लिखता है। तो उधर से ये जैसे मैंने वो किए, खाने काबा को ऊपर की तरफ से तवाफ हो रही हूँ, आप ऊपर से देखो तो ये हमारा महली भी हो। मतलब ये जो सर्कुलर मोशन है ये तवाफ को आपने डिपिक्ट किया, और जो मैंने ये दिया हुआ है ये स्ट्रोक्स, मतलब जो ये गया है ये बिग बैंग का जब धमाका हुआ, हाँ, तो वो मैंने इसमें जिससे ये कुल कायनात जो है वो तख्लीक में आएगी। ठीक है, अगर मैं इस मास्टरपीस की बात करूँ, इस पेंटिंग की बात करूँ, तो इसका आपने नाम रखा है एसिड ऑफ कलर्स। जी, इसकी क्या रीज़न है, कहाँ से इंस्पिरेशन ली? हमारे आर्ट का जो वो है ना, उस कलर्स में वाइट और ब्लैक नहीं होता, लेकिन उसके बगैर कोई कलर बनता भी नहीं है। तो जैसे आपने देखा सारों की
बैकग्राउंड या तो वाइट है या तो ब्लैक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए, वो रूल्स को ब्रेक करने के लिए कलर्स दिए हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ को तख्लीक करने के लिए उसके पीछे एक बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो किस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि उसकी खूबसूरती को आप कैनवस पे उतार देते हो? वो जो बस जो फील कर लिया उसको कैनवस पे उतार लिया। अच्छा, ऐसी बात होती है। ठीक है, ये वेव्स जब उसमें मौज में आ जाते हैं वेव्स, तो ये मैंने उधर से लिया क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। उसकी पेंटिंग्स तो बहुत सारी है, लेकिन कैलीग्राफीज में मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी कैलीग्राफी में, तो उस वजह से बस ये फील करो वो भूल जाता है खुद ब खुद। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि अपनी पेंटिंग्स में आप जो कलर सेलेक्ट करते हो तो वो किस बेस पे करते हो? कलर्स के तो ज़ाहिर अपने रूल्स होते हैं, कुछ वार्म टोन्स होते हैं, कुछ लाइट, जैसे ये मैंने ब्लैक होल से जो है उससे इंस्पायर हुआ था, तो वैसे तो वो ब्लैक होल है, लेकिन आर्ट में जो डार्क होता है वो वार्म की तरफ जाता है, तो ये इधर से वार्म की तरफ येलो गया, तो ये मतलब डार्क की तरफ गया है। अच्छा, अब आगे आते हैं और यहाँ पर ओशन ऑफ इंक, एक तरफ मुझे एक आई थिंक ओशन नज़र आ रहा है जो ब्लू भी है, उसमें आपने गोल्डन का टच भी दिया है, लेकिन अगर मैं ऑपोजिट साइड पे देखूं, क्योंकि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो ब्लैक एंड वाइट है। इसमें तो ज़्यादातर आइडिया बस है ही, समझ सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन है, जैसे ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये उधर रिफ्लेक्ट हुआ है। कायनात में हर चीज़ एक दूसरे की रिफ्लेक्शन एक दूसरे से रिलेट करती है, लेकिन उसको देखने की एक नज़र चाहिए होती है। अच्छा मिशाल, यहाँ पर एक और पेंटिंग आपकी डिस्प्ले है, मुझे बताओ कि इस पेंटिंग में क्या दिखाने की आपने कोशिश की है? ये जैसे लाइफ लाइन नहीं होती, लाइफ लाइन इस तरीके से होती है, ऊपर नीचे ये स्ट्रेट हो जाती है, लाइफ ख़त्म, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी चीज़ से मैं बड़ा इंस्पायर हुई थी, मुझे पसंद थी डेडलाइन इसका जो है, तो वो मैंने इसमें शौक किया। ठीक है, ज़बरदस्त। वरना ये बिल्कुल प्लेन है, सादा है, लेकिन इसमें यही चीज़ इसको हाईलाइट कर रही है। वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं ये जो ब्लू पार्ट है इसकी बात करूँ तो आप मुझे बताओगे कि ये लिखा क्या है? आप ये लिखा है ये अलाई रब्बुकुमा तुकज़्ज़िबान, तो उसको फिर मैंने रिपीट किया है। अच्छा, जब आप इस तरह का काम करते हो और इतना बारीक काम, इतनी सफाई से काम, तो किस तरीके से मतलब हाथ को कंट्रोल में रखते हो कि एक भी लाइन ऊपर नीचे ना हो जाए और पूरी पेंटिंग खराब हो जाए? लिखती हूँ एक लफ्ज़ तो सांस रोकनी पड़ती है, सांस लो तो ज़्यादातर वो जो ये शराब ने मेरे देखी, तो सांस रोकनी पड़ती है उसकी, एक वर्ड लिख लो तो फिर हम सांस ले लेते हैं। क्यों, आपका ताल्लुक KPK से है, आप एक फीमेल यंग आर्टिस्ट हो, मुझे बताओ इस जर्नी में थ्रू आउट किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा? डिफ़िकल्टीज़ तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बाबा बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने मुझे हर दम पे सपोर्ट किया है। KPK से फाइन आर्ट्स की स्कूल में मैं लाहौर एग्जीबिशन करने इंटर्नशिप करने आई हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो आते हैं। एग्जीबिशन के लिए डर रही थी, पता नहीं लोगों को मेरा काम पसंद आएगा नहीं आएगा, कैसे होगा, लेकिन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। सब बोले हम एक एक चीज़ देखकर बोर हो गए थी, कुछ न्यू आया है, तो अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मिशाल फॉर योर टाइम। थैंक यू। खुदा दरअसल वो सफ़र है जहाँ पे हर्फ सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहते बल्कि हिदायत और रोशनी का जरिया बन जाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ माह कबल पाकिस्तान की जो नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने एक वार्निंग जारी की थी कि पाकिस्तान के 18 करोड़ से ज़ायद इंटरनेट सार्फिन के लॉग इन क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड्स आलमी डेटा लीक में चोरी हो गए हैं और लोगों से फौरी हिफाजती इक़दाम की हिदायत की गई थी। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़रा, आला हुक्काम समेत लाखों पाकिस्तानियों का ज़ाती डेटा लीक होकर ऑनलाइन फ़रोख्त हो रहा है। फ़रोख्त के लिए दस्तियाब डेटा में मोबाइल सिम मालिकान के पते, कॉल रिकॉर्ड्स, कमीशन नाफ्ती कार्ड्स की नकूल, बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात भी शामिल है। और ये रिकॉर्ड वफाकी वज़रा से लेकर मुख्तलिफ सरकारी इदारों के एहलकारों तक फैला हुआ है और दर्जनों वेबसाइट्स हैं कम कीमत पर यह हसास डेटा बेच रही हैं। मोबाइल लोकेशन की मालूमात 500 रुपये में मिल जाती है, मोबाइल डेटा रिकॉर्ड 2000 रुपये में, और बैरून मुल्क सफ़र की अगर तफसीलात जाननी हो तो 5000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं।
दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड्स के जो डाटा लीक होने की जो खबरें सामने आने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मामले की तय के लिए एक टीम भी तश्कील दे दी है, जो 2 हफ्तों के अंदर इस पूरे मामले का जायजा लेगी। टीम हालात का मुकम्मल जायजा लेगी और डाटा लीक में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करके उन्हें कानूनी कार्रवाई के जरिए इंसाफ के कटहरे तक लाया जाएगा। मज़ीद ये जो डाटा लीक है कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस हवाले से हमने बात करनी है। डिजिटल एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवल साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये किस तरह का डेटा लीक हुआ है और ये पॉसिबल कैसे हुआ? इतना सेंसिटिव डेटा लीक होना तभी पॉसिबल होता है जब जो इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, जो इंटरनल लोग हैं जिनके पास ये डेटा का एक्सेस है, वो इस डेटा को लीक करते हैं और बेचते हैं। और हमने ये सुना कि इस खबर में मैं ये पढ़ रही थी कि काफ़ी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका डेटा लीक हुआ और बहुत कम प्राइस में बिका है, बहुत कम में ये डेटा बिका है। राइट, तो ये बताएं कि डाटा लीक होने से लोगों के जो बैंक अकाउंट नंबर हैं या पैसे रखने वाली ऐप्स हैं वो भी मुतासर हो सकती हैं? देखिए, जो भी डेटा ऐसा होता है, जैसे ये अगर मोबाइल कंपनी के थ्रू लीक हुआ है, या पहले हमने देखा था कि केई का डेटा लीक हुआ था, उसके बाद हमने देखा एफपीआर से डेटा लीक हुआ, हमने देखा बैंक से डेटा लीक हुआ, और अब टेलको कंपनी से जो डेटा लीक हो रहा है, तो ये जो भी डेटा उनके पास होता है, जैसे टेलको कंपनीज के पास जो है आपके कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉल हिस्ट्रीज होती हैं, और आपके जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है जो केवाईसी करते हैं वो उनके पास होता है। बैंक का जब डेटा लीक होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लीक हो जाती हैं कि जैसे आपके क्रेडिट का डेबिट कार्ड नंबर लीक हो सकता है, आपका पूरी जो अकाउंट हिस्ट्री है वो लीक हो सकती है, उन्हें पता चल सकता है कि आपके कौन से अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, आपका बैंक बैलेंस लीक हो सकता है। तो देखिए, ये जो लीक्स हैं ये होते हमेशा तभी हैं जब डेटा प्रोटेक्शन के प्रॉपर प्रोसेसेस इन हाउस इम्प्लीमेंट ना हुए हुए हो, अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें प्रॉपर सर्टिफिकेशंस ना हो जो कि डेटा प्राइवेसी को इंश्योर करें। ठीक है, जैसे हमने यूरोप में देखा GDPR है और इस तरह की सर्टिफिकेशंस हैं जो कि वहां के कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हम जब पहली दफा जब केई का डेटा लीक हुआ था, अगर उसी वक्त हुकूमत इस तरह के इकदाम ले लेती कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर मैंडेटरी हो जाती इस तरह की सर्टिफिकेशंस, इस तरह के प्रोसेसेस, और फिर सबसे बड़ी बात कि लॉग होना चाहिए, कौन किस वक्त क्या डेटा एक्सेस कर रहा है उसका एक लॉग होना चाहिए। क्या वो इन कंपनीज के पास मेंटेन होता है कि हर दफा जब भी कोई कंज्यूमर डेटा कोई एम्प्लॉय एक्सेस करे फॉर व्हाट एवर रीजन, वो लॉग हो के इस फला एम्प्लॉय ने इस टाइम पे ये वाला डेटा एक्सेस किया था। तो इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और अपॉर्चुनिटी देख के वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डेटा लीक करके थोड़े दामों पे भी लीक करेंगे, मगर क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डेटा इतना ज्यादा है कि वो करोड़ों रुपए बना सकते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और अच्छा, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और यही कहा जा रहा है इस खबर के मुताबिक कि वज़रा और जो सरकारी अफसरान हैं उनका डेटा भी लीक हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि जो आला ओहदों पर मौजूद शख्सियात हैं उनका डेटा भी इंटरनेट के इस जदीद दौर में महफूज नहीं रहा। कि ये जो डेटा लीक हुआ है ये गालिबन किसी जो टेलको कंपनीज हैं उनका डेटा लीक हुआ है, तो ये इंटरनेट पे तो नहीं था, ये तो किसी जो कि जहां से उन्होंने सर्विस ली हुई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी जहां से उन्होंने सर्विस ली हुई थी, उनके पास ये डेटा था। और उनके पास जब डेटा होता है, एक तो ये कि वो डेटा इंक्रिप्टेड होना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में डेटा होना नहीं चाहिए जो कि दिया जा सके। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप प्रॉपर प्रोसेसेस और सर्टिफिकेशंस करेंगे तो आपका प्लेन टेक्स्ट में ये डेटा होगा नहीं, ठीक है। मगर आपने वो वाली सारी सर्टिफिकेशंस क्या की हुई हैं, क्या गवर्नमेंट ने इंश्योर किया हुआ है कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, क्या नीड टू नो बेसिस पे जो है वो डेटा एक्सेस करते हैं आपके एम्प्लॉयज, या कोई भी एम्प्लॉय कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है। तो ये स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे, जो कि बहुत बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए एक्सेस करने के लिए जो बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए जो डेटा एक्सेस करने की जरूरत है, सिर्फ वो डेटा बहुत कम एम्प्लॉयज एक्सेस कर सकें। उसके अलावा किसी को इजाजत ना हो कि वो कंपनी में जो आपके जो कस्टमर्स का डेटा है उसको एक्सेस कर सके। बिल्कुल ठीक। कंवल चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मामले पर रोशनी डालने के लिए और
और जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने टीम बना दी है, तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑन पेपर जो है अपने रद्द अमल ना दें, बल्कि ऑन पेपर जो सारी कार्रवाई ना करें बल्कि अमलन भी कार्रवाई करें, क्योंकि ये डाटा लीक होना महफूज काम नहीं है। इससे ना सिर्फ जो वज़रा हैं, आला हुकाम, बल्कि एक आम आदमी को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। उसकी जो उम्र भर की जमा पूंजी है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बैंकों में पड़े जो उसके पैसे हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो बहुत एहतियात बरतें। ऑनलाइन जब भी आप कोई चीज़ खरीदो फरोख्त कर रहे हों और ऑनलाइन कोई सिलसिला हो, आपका फ़ीस जमा करवाने का कोई और सिलसिला जिसमें मनी इन्वॉल्व हो और आपके शनाख्ती कवायफ इन्वॉल्व हो, उसमें एहतियात बरतें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक आज इरम शहजादी से बात कर रहे हैं कि बच्चों के बोलने में ताखीर का मसला बढ़ने की वजूहात क्या है और इसका हल क्या है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे स्पीच डिले के हवाले से। ये कैसा फिनोमेना है, ये कैसा मामला है जो कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और 2010 के बाद जो अगले 15 साल गुजरे हैं, स्टैट्स भी हमें ये बताते हैं, मुशाहिदा भी हमें यही बताता है कि ये जो केसेस हैं स्पीच डिले के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता एक सेगमेंट में हमने इरम शहजादी साहब को बुलाया था और उनसे, क्योंकि वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बहुत वसी तजुर्बा रखती हैं, तो उस हवाले से उनसे पूछा था कि इसकी रीज़न्स क्या हैं। उसमें से जो सबसे बड़ी रीज़न हमारे सामने आई थी, और स्टैट्स भी बिल्कुल यही कहते हैं, शुमारियात भी, रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि 2010 के बाद जब से स्मार्टफोन्स इन हुए हमारी ज़िंदगियों में, सोशल मीडिया ने हुआ है और फिर बच्चों की जो रियलिटी है वो कहीं शिफ्ट हो गई है स्क्रीन्स में, और स्क्रीन से जब वो बाहर निकलते हैं तो ये उनको रियल वर्ल्ड नहीं लगती, और इसके अलावा उनके साथ बोलने वाला भी अब कोई नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम ही नहीं है कि दादा दादियाँ नानियाँ बोलती थी, या फिर अब माँ के पास भी उस तरह टाइम नहीं है। वो कोशिश होती है कि बच्चा बिल्कुल बोले नहीं, कुछ भी ना करे, बस मोबाइल लेके वो बैठा रहे, और उसके बाद ये फिनोमेना इस वजह से इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन इसका हल भी तो कोई होगा, और इस हल के लिए, इस हल को जानने के लिए हमने इरम शहजादी साहब को एक दफ़ा फिर मदऊ किया। बहुत शुक्रिया आपका। हमने एक जो पिछले सेगमेंट्स में हमने बातें की वो तो बिल्कुल ठीक आपने जो बात की, रिसर्चेस जो कहती हैं, शुमारियात जो कहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो स्क्रीन है वो एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, और फिर ये नहीं है कि 200-300% इंक्रीज़ हुआ है। सो ये स्टैट्स बहुत ही खौफनाक हैं। और इसी तरह स्पीच डिले के हवाले से हल क्या है, मतलब हमें क्या करना चाहिए उन वालिदैन के लिए बताइए जिनके बच्चों में ये अब इलामात बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं स्पीच डिले के हवाले से। सबसे पहले तो स्क्रीन को लिमिट करते हैं, ठीक है। उसको बच्चे को, छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं देना। 5 साल तक तो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, और उसमें जो ब्रेन इम्पल्सेस हैं और ब्रेन इस कदर सॉफ्ट होता है, एक जैसे कि मतलब एक जेली टाइप है ना, तो उसमें उसका इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चों को सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से ये भी चीज़ें देखने में आई हैं। तो मोबाइल बच्चे से दूर रखें, ठीक है। अब अगर आपको समझ आ रही है पेरेंट्स को कि बच्चे में स्पीच डिले के इश्यूज नज़र आ रहे हैं, बच्चे को 2.5 साल तक बच्चा नॉर्मल बच्चों की निस्बत 50% भी वो वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स हैं या फ्रेजेस में बच्चा बात नहीं कर रहा या आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, तो अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अपने बच्चे को रीड करें, रेगुलर बेसिस पे रीड करें, ठीक है। उसमें ये 2 चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स या तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, और पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, या बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। आप नॉर्मल रहें लेकिन बच्चे को रीड करना शुरू कर दें कि बच्चा आपका नॉर्मल बच्चों के साथ उस एज में जिस एज में बच्चा है 2.5 से 3 साल में ही आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा उसमें सिंगल वर्ड्स पे और फ्रेजेस पे आ जाता है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि बच्चा वो सिंगल वर्ड्स या आपको रिपीट कर रहा है, आपको आई कांटेक्ट देके आपका बोला हुआ वर्ड रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, या बाकी बच्चों की तरह नहीं, उस एज के बच्चे बोल रहे हैं लेकिन वो बच्चा नहीं बोल रहा, तो आप सबसे पहले ये कि आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको आगे गाइड कर देगा फर्दर कि आप इसको, क्योंकि कुछ बेसिक टेस्ट होंगे, उसकी रीजन पता चल जाएगी। गवर्नमेंट का ना? हाँ जी, हमारा इदारा भी गवर्नमेंट का। इदारे का पूरा नाम हमारा है गुल महल के नाम से, लाहौर में, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है ना, वहाँ पे गर्ल्स का भी स्कूल है, बॉयज़ का भी ट्रेनिंग कॉलेज भी है, तो वहाँ पर भी टेस्ट होते हैं, कानों से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो सारे, हियरिंग लॉस और सारा जो जितने भी डायग्नोसिस होते हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सारा। इसके अलावा ये कि आप
किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, वो सबसे पहले आपको गाइड कर देगा एक उसको बच्चे को एग्जामिन करके कि बच्चे में क्या इशू आ रहा है, हीरिंग का इशू है, कोई और न्यूरोलॉजिकल इशू है, या वैसे ही स्पीच डिले है। क्योंकि नॉर्मली ये भी होता है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्पीच डिले वैसे ही थोड़ा सा बच्चा थोड़ा डिले होता है, लेकिन थोड़े अरसे बाद 5-6 महीने के बाद वो ठीक हो जाता है, उसका वो कवर कर लेता है बच्चा। तो लेकिन पेरेंट्स का कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, इस लेवल पे आके। अगर आपको फील हो जाता है कि बच्चा, सबसे पहले चीज़ जो आपने देखनी है वो आई कॉन्टैक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, स्माइल दे रहा है या नहीं दे रहा है, और उसके बाद आपके बोले हुए वर्ड्स को रिपीट किस तरह से कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ें देखनी है। फिर जब उसके बाद हम काम करते हैं अर्ली इंटरवेंशन पे, जब आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, वो आपको गाइड कर देगा कि इसको इशू ही है, टेस्ट बेसिक टेस्ट करवाएगा, उसी से पता चल जाएगा इशू किस जगह पर आ रहा है। अब ये भी होता है समटाइम के ओरल मोटर मैकेनिज्म जो हमारा है, जिसे हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, उसमें कोई इशू आ गया है, उसमें अगर टंग टाई है या जॉ के मसल्स स्टिफ हुए हुए हैं, या कोई बच्चे का दांत का कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, या टंग का कोई ऐसा इशू है, लिप्स की वजह से प्रॉपर लिप्स जो हैं वो कुछ ऐसे साउंड्स हैं, बाइलेबियल साउंड्स होते हैं जो उसमें बच्चा प्रॉपर वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, स्पीच नहीं कर पा रहा, तो वो भी सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाती हैं। तो असल में जो रीज़न है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद ये कि फिर ये कि बच्चे को सोशलाइज करते हैं, उसमें फिर कि जैसे हमने कहा कि जो उसका एक फ्री प्ले है ना वो करवाएं उससे, अब उसकी एज के जो बच्चे हैं उनके साथ उसको ना इंगेज करना शुरू करें, उसके लिए पास में ले जाएं, और ख़ुद भी उसके साथ जो अपने जो रोल प्ले होते हैं ना, बच्चे कहते हैं जैसे गुड़िया के साथ खेलना, या इस तरह से जो बच्चे अपने कोई ऐसा डॉक्टर बन के खेलते हैं, टीचर बन के खेलते हैं, वो आप उसके साथ खुद खेलें। अगर कोई बच्चा नहीं भी उसके साथ वो खेले, फिर बच्चे को पॉइंट्स और स्टोरी टेलिंग इसके ऊपर लेकर आए, रिदम में सिखाएं, बच्चे की स्पीच अगर डिले है भी तो रिदम में सिखाएं। फिर आपने जब भी बात करनी है उसके आई कांटेक्ट लेवल पे आकर बात करनी है। उस पे ये होगा कि बच्चा जब आई कांटेक्ट लेता है ना, तो उसमें बच्चे को पता होता है कि वो आप जो वो बोल रहे हैं ना, स्पीच कर रहे हैं, वो स्पीच रीडिंग करेगा, लिप रीडिंग करेगा, उससे वो फिर अगर वो नहीं बोल पा रहा तब भी वो बोलने की कोशिश करेगा। दूसरी बात ये होती है कि हमने अपनी स्पीच को भी क्लियर रखना है, रुक रुक के बोलना है वो लफ्ज, पूरा जुमला जो हमने, हाँ जी बिल्कुल तोड़ तोड़ के बोलना है, फिर रिदम में बोलना है। जैसे इवन कि आपने बच्चे को पानी भी पिलाना है तो पानी, बेबी पानी पिएगा, कौन पिएगा, इसमें उसके हम लैंग्वेज भी उसको दे रहे हैं ना, अगर उसके पास लैंग्वेज नहीं है, बच्चे का अपना नाम वहाँ पे बोले, मामा पिएंगी, ये पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, क्या चीज़, वो चीज़ें हम उसको लैंग्वेज दिए जा रहे हैं। और जब हम उसको रिदम में बोलेंगे तो वो सीखेगा, वो बोलने की एफर्ट करेगा। फिर सबसे बड़ी बात कि फिर ऐसा होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा नहीं बोल रहा तो उसको प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, बोलो 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 बोलो, अच्छा करके फिर जो अजनबी लोग होते हैं, अननोन पर्सनैलिटीज घर में आ जाती हैं, उनके सामने तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, बोल के दिखाओ, ये बोल के दिखाओ, वहाँ पे वहाँ पे बच्चा क्या है, उसकी पर्सनैलिटी को हम डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसने जो बोलना भी था, हाँ जी ऑलरेडी सफर कर रहा है, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी में वो इशू आते हैं, उसके साथ बच्चा ये स्पीड डिले के साथ वो क्या होता है कि वो उसके अंदर जो सेकेंडरी सिम्टम्स इनको हम बोलते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी में जो इशू आते हैं, उसमें वो बोलना भी जो चाह रहा है ना, वो क्या होगा कि या तो स्टैम्पिंग की तरफ जाएगा, रुक रुक के बोलेगा, हकला के बोलेगा, या वो फिर बिल्कुल ही म्यूट होना शुरू हो जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी के वाले से जितना हमारा अपना काम है, उसमें हम ये देखते हैं कि ये बड़ा दोहरा बर्डन है कि एक बच्चा जो किसी जगह पे किसी कमी का या किसी, अच्छा कई दफ़ा कमी का शिकार नहीं होता, क्योंकि 5 सालों में जो रैपिड डेवलपमेंट होती है उसमें क्योंकि बहुत सारी फैकल्टीज़ की डेवलपमेंट एक ही टाइम पे हो रही होती है, तो समटाइम्स कोई एक आदत, क्योंकि रैपिड ग्रोथ किसी सर्टेन एरियाज में बहुत ज्यादा हो रही है, तो कोई जगह पे फॉर अ सर्टेन पीरियड कंप्रोमाइज होती है, लेकिन आगे जाके ठीक हो जाती है। हाँ जी। लेकिन क्योंकि अबंडेंस ऑफ एनर्जी और ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सेस ने बनना होता है, तो उसकी वजह से कई दफा कोई चीज कम भी हो सकती है और आगे जाके ठीक भी हो सकती है। लेकिन इस चीज को वालिदैन ले लेते हैं अपनी अना पे, और रिश्तेदार जब घर आते हैं या दोस्त आते हैं तो वो कहते हैं हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, हाँ जी, उसका बच्चा तो बोला मैं भी ये करवा के दिखाऊं अपने बच्चे से, हाँ जी, कि बेसिकली वो
एडमिट भी नहीं करना चाहते। एक तो एक प्रॉब्लम ये तो स्टिग्मा है बहुत बड़ा, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का है। हाँ, इतना बड़ा स्टिग्मा लगे, इट्स नॉर्मल थिंग, जिस तरह फिजिकल इश्यूज होते हैं इस तरह वो भी होते हैं। इवन पेरेंट्स प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देते हैं, हमारे पास आते हैं तो ये भी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देते कि वो इवन हमारे पास आकर भी नहीं बता रहे होते, हमें वो चीज़ नजर आ रही होती है, हम वो सिम्टम्स देख रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो हमें मतलब हम फिर हमारे पास भी टेक्निक्स होती हैं, हम वो अप्लाई करके हम फिर हर चीज़ को देख रहे होते हैं। और ये बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जो इसका स्पीच डिले का कॉज बनते हैं। ना सिर्फ स्पीच डिले का बल्कि बच्चे में जो फिर पर्सनैलिटी इश्यूज आते हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं, और वो फिर बच्चा शाय हो जाता है, बोलता नहीं है, और उसके पास स्पीच है, लैंग्वेज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिर हर चीज में अपनी पढ़ाई में भी पीछे चला जाएगा, हर चीज में पीछे चला जाएगा, सोशलाइज नहीं करेगा। आप तो एक्सपर्ट है ना, और आपके हाथों से कितने ही बच्चे जो हैं वो ठीक होके निकले होंगे। लेकिन मैं अपनी मिसेस का वाला दूँ, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2 बच्चे जहाँ तक मुझे आइडिया है वो ठीक हो गए, सिंपल इस वजह से कि उसने जाकर मुझे ये कहा कि खुदा के लिए इसके हाथ से मोबाइल ले लें। वो तो 3-4 महीने मोबाइल उससे लिया, वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, ऐसे ये कितना बड़ा प्रॉब्लम। स्क्रीन तो नंबर 1 पे है ना, जो इस कदर डिजास्टर क्रिएट कर रही है स्क्रीन टाइम जो है, बच्चों को मोबाइल्स जो हैं, और बच्चे जो कुछ देख रहे हैं उनकी एज का नहीं है। उसके अलावा फिर छोटी उम्र में जो बच्चे देख रहे हैं ना 5 साल तक, वो अगली उसकी सारी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और फिर डिसऑर्डर, फिर वो डिले पे नहीं रहता, वो फिर क्या होता है कि जब अनहील्ड होता है, अनअटेंडेड रह जाता है, तो वो फिर डिसऑर्डर में चला जाता है, और फिर जब डिसऑर्डर में जाता है तो उसको मैनेज तो फिर किया जा सकता है, उसको 100% फिर वो उस तरह से ही नहीं किया जा सकता है। बहुत ज्यादा ग्रोथ रैपिड 80% जो है वो 5 इयर्स तक कंप्लीट हो चुकी होती है। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें फिक्स हो सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच इरम साहबा थी हमारे साथ। और नाज़रीन, बात ये है कि ये जो अर्ली 5 साल हैं, इसमें वालिदैन को कुछ चीज़ अपनी अना पे नहीं लेनी चाहिए। वहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, उसमें कई दफ़ा कोई एक फैकल्टी वक्ती तौर पे कंप्रोमाइज़ भी हो सकती है, और ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर आप कंसिडरेशंस आपकी ये हों, बच्चा हो, उसकी अहमियत हो, तो यहाँ पे चीज़ें जहाँ पे रैपिडली ग्रो कर रही होती हैं, यही वो मकाम होता है जहाँ पे ये रैपिडली या फौरी तौर पे फिक्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। और सेकेंडली मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी नफ्सियात, बुनियादी बच्चे के हवाले से ये मामलात हैं, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, उनको पढ़ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पुराने किसी ज़माने में शायद ये मुश्किल प्रोसेस होता हो। अब ये आपके जो मोबाइल में, आपके हाथ में जो रेक्टेंगल शेप है, इसके अंदर पूरा जहान है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। देखते रहिए माइंड मेट्रिक्स। वेलकम बैक। एशिया कप की बात करते हैं। बांग्लादेश ने तीसरे मैच में हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी मुहिम का फातिहाना आगाज कर दिया है, जबकि भारत ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुत्तहिदा अरब अमीरात को बासानी 9 विकेटों से शिकस्त दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान आज ओमान के खिलाफ मैदान में उतरेगा, मगर सबसे ज़्यादा जोश इस लम्हे के लिए है जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार है, और वो है पाक भारत टाकरा। 14 सितंबर को होगा। दोनों मुल्कों की टीमें मई में फौजी झड़प के बाद पहली बार क्रिकेट में आमने सामने आएंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं माइक हैसन, उनका ही कहना है कि तमाम खिलाड़ियों ने सख्त मेहनत की है, एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुराज़्म है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही है। पाक भारत मुकाबला हमेशा दिलचस्प होता है, दोनों टीमों के दरमियान बैटिंग और बॉलिंग का सख्त मुकाबला होगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत की हालिया फॉर्म पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है? इस पर हमने बात करनी है। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सबसे पहले तो ज़रा अगर भारत की तैयारी की बात कर लें तो यूएई के खिलाफ जो फतह है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये कमज़ोर हरीफ के खिलाफ खेलता या फिर भारत की वाकई ज़बरदस्त किस्म की तैयारी है एशिया कप की? देखें, जब यूएई के खिलाफ मैच था तो सब एक बात कर रहे थे कि टॉस कितना मैटर करेगा, और मेरे भी जहन में यही था कि शायद इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहे। वो एक होता है ना, आप एक स्टारडम और एक फायर पावर आप दिखाना चाहते हो उस जो कंट्रीज खेल रही है, खास करके अपने ग्रुप में, क्योंकि पाकिस्तान को ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेन फोकस आपका होता है कि यार ये हमारी स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ से हम इस टूर्नामेंट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन वो टॉस उन्होंने जीत के पहले यूएई को दावत दी। जसप्रीत बुमराह, आपको पता 2024 के बाद कोई T20 उन्होंने खेला नहीं था, उस पर वापस आ रहे थे, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर होता है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है दुनिया का, नो डाउट है रेड बॉल क्रिकेट के अंदर, लेकिन T20 थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट गेम है। लेकिन अभिषेक शर्मा की बात कर लें, तिलक वर्मा की बात कर लें, उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, फायर पावर है। मुझे पता है कि ऑब्वियसली वो विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। जब भी आपको पता उनको जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली जितवाए हैं, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैचेस की आप बात करें, चाहे वो हारिस रऊफ का ओवर हो, चाहे वो
नवाज के ओवर में देखें तो आपने विराट कोहली ने एक बड़ा वो जबरदस्त एक रोल प्ले किया है, लेकिन उस रोल को प्ले करने के लिए शुभमन गिल उनके पास मौजूद हैं, तिलक वर्मा उनके पास मौजूद हैं, उसके अलावा मैंने अभिषेक शर्मा की बात की, लेकिन बहुत ज्यादा इस वक्त मुझे पता है वाबेला एक मचा हुआ है अभिषेक शर्मा को लेके और तिलक वर्मा को। अभिषेक शर्मा ने रिसेंटली अगर देखो तो अंडर 23 के अंदर पाकिस्तान के वो जो एक टूर्नामेंट खेला था उसमें उनकी कोई अच्छी इनिंग्स आपको नजर आई थी, लेकिन सुफियान मुकीम बड़े कामयाब बॉलर उनके सामने साबित हुए थे। जब फाइनल्स खेल रहे थे पाकिस्तान वो फाइनल हारा था, लेकिन बॉलिंग बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान की थी। उनके रिसेंट जितने मैचेस हैं आई गेस 141 किया उन्होंने आईपीएल के अंदर, तो उसके बाद बड़ा शोर मचा था उनके बारे में। युवराज ने उनको ट्रेन किया हुआ कि एक बड़ा जबरदस्त आपके पास एक फ्लाई पॉइंट किस्म का बैट्समैन इंडिया को मिल चुका है, और है ये नहीं कि इसमें कोई डाउट नहीं है। तिलक वर्मा की बात करें वो बहुत जबरदस्त एक प्लेयर है, उसने चाहे अंडर 23 को जिस तरीके से लीड किया तो शोज के उनके पास स्ट्रेंथ है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना इंट्रो में भी, उनके कुछ कार्टून नेटवर्क ही है, कार्टून ही है मैं कहता हूँ कि वो यूट्यूब के ऊपर आके बैठ के बात कर देना कि जी अपना जब ये अभिषेक शर्मा चलेगा तो पूरी जिंदगी के लिए आप लोग याद रखो, भूल जाओगे कि साइम अयूब कौन था, नवाज कौन था। भाई हांगकांग के या यूएई के खिलाफ स्कोर करना दैट इज समथिंग एल्स, शाहीन के खिलाफ स्कोर करना दैट इज समथिंग एल्स। आप एक बड़ा मैच खेल रहे हो पाकिस्तान इंडिया, उसका साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर होता है एक प्लेयर के ऊपर कि उसका जो होती है ना हिस्स होती है सोचने समझने की, उस वक्त ग्राउंड के अंदर वो इतनी ज्यादा बंद हुई होती है। बस वो मैच के अंदर उसका होता है कि यार वो जिस तरीके से वो परफॉर्म कर जाए, खाली कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर चाहे हमारा चाहे उनका प्लेयर है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर सिर्फ हम पर नहीं उन पर भी होगा। तो हेड कोच जो माइक हैसन है वो कह रहे हैं कि टीम पुरज़्म है, तैयारी मुकम्मल है, लेकिन वो भी पुरज़्म ही दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि एक फुल्ली लोडेड टीम है भारत के पास, हमारे पास भी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन पुरज़्म क्यों दिखाई दे रहे हैं? वाई आर दे नॉट श्योर कि हम मैच जीतेंगे? नहीं देखें, मैं आपको ये नहीं है सब पाकिस्तानी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अल्लाह करे कि अगर आपके ओसन डे और खास करके अगर आपका कॉम्बिनेशन काम कर गया, आपका मैच बड़ा मजे का होने वाला है। पाकिस्तान इतना आसान हरीफ नहीं है। मुझे पता है कि जो मामलात कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा वो कर देते हैं कि शायद पाकिस्तान, आपको पता है कि जैसे ओमान के खिलाफ हमारा मैच है तो यार पता नहीं होता कि हमारी बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्म करे। लेकिन मुझे एक अच्छी बात लगी, माइक हैसन की बात करें तो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देखें बड़ा पॉजिटिविटी थी, चाहे वो बाबर के सवाल पे और रिजवान के चाहे टीम कॉम्बिनेशन को लेके हो, तो आपको बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट चाहिए होता है, आपको बैकअप करना पड़ता है लड़कों का। मैंने कहा ना कि इस वक्त अगर आप रियलिटी के ऊपर आए तो बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बहुत सी बात हो रही है। मैं खुद भी थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है मेरे के आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो ऐसा जबरदस्त परफॉर्म नहीं कर रहा, पैचेस के अंदर परफॉर्म कर रहा है। वो जो एक मसला हमारा हो जाता है कि जब पावर प्ले थोड़ा सा खुलता है तो हमारा वो कर लें कि आप 8वें 9वें 10वें ओवर से लेके तो आपका 15-16 ओवर तक जो एकदम आपका रन बॉल वाला मामला, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि यार रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपकी बिल्कुल रुक जाती है, डॉट बॉल डिलीवरीज कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती हैं। वो जो स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन वर्सेस बैट्समैन है वो चैलेंज होता है पाकिस्तान के लिए, और वो होगा क्योंकि इंडिया की अगर आप स्क्वाड को उठा के देखें तो उनके पास उस वक्त 3 से 4 तगड़े स्पिनर्स मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं स्क्वाड पे वापस अगर आऊं, माइक हैसन वाली जो बात थी, मैं खुद मुझे पता है बहुत से लोग शायद एग्री ना करें, मैं कल भी अपने प्रोग्राम में सकलैन भाई से बात कर रहा था कि इब्रार ने परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन जब आप इंडिया की बात करते हैं तो चाइना मैन एक बॉलर अगर होता है जो बैक एंड अपना रिस्ट स्पिनर की बात करें बड़ा इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करेगा, वो सुफियान मुकीम है। अच्छा। क्योंकि सुफियान ने इतना ज्यादा इंडिया ने उसको नहीं देखा, सिर्फ अंडर 23 में जो खेला है उसने परफॉर्म किया, तो उसके अलावा नहीं खेला उन्होंने। उसको ऊपर से एक बाउंस भी मिलता है विकेट से जो कि उनको तंग करेगा। इंडियन बैट्समैन बाउंस से तंग पड़ते हैं। जब स्पिनर्स की बात करें, जो फिंगर स्पिनर है उसको थोड़ा सा इजी वो खेलते हैं, तो ये बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा कि क्या सुफियान को खिलाया जाता है या इब्रार के लिए पाकिस्तान टीम जाती है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो अपनी जगह है, लेकिन मैं चाहूंगा सुफियान को खेलना चाहिए यहाँ पर, ताकि वो थोड़ा सा इंडियन, मैंने कहा ना जो तंग होते हैं, खास करके रिस्ट स्पिनर जिसको बाउंस मिल रहा है उस पर तंग होते हैं, तो वो नजर आपको आएगा फैक्टर यहाँ पर। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी है आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट का एक तगड़ा आपको स्टांस देना, क्योंकि साहिबजादा फरहान आपको पता है यूएई जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उसमें भी एज सच इंप्रेसिव इनिंग्स नहीं खेल सके, बहुत बड़ा प्लेयर है। जहां पर उनको एक अच्छा स्टार्ट वो देंगे पाकिस्तान को, तो आपको पता है हम डैमेज कर सकते हैं। फिर कल भी बात हो रही थी कि हारिस की बात करें, एक चीज तो इसमें ये भी बताइएगा कि फखर से ओपनिंग करानी चाहिए या नहीं, और बैटिंग लाइन की तो आपने बात की, क्या बॉलिंग लाइन हमारी इतनी स्ट्रांग है जो भारत की जो मजबूत बैटिंग लाइन है उसका डट कर मुकाबला कर सके? देखें, बैटिंग पे अगर पहले आप आए तो मैंने कहा ना कि हम कुछ ग्रेड्स को भी सुन रहे थे, तो वो बात एक ही कर रहे थे, वसीम भाई की चले बात मैं करता हूँ। मैं उस बात से खुद भी ये चाहता था कि उन्होंने कहा जब साहिबजादा फरहान और साइम अगर ओपन कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर इन दोनों में से खुदा ना खास्ता जल्दी आउट हो जाता है, नया बॉल है, नया पावर प्ले है,
बेहतर है कि आप फखर के बजाय हारिस को बैटिंग पे भेजें, क्योंकि वो पेस बैटिंग को अच्छा खेलता है। फखर जमाना आपने देखा है, चौथी इनिंग्स के अंदर भी अगर आप बात करें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के अगर आप देख लें, हारिस और फखर का चले बात करता हूँ, तीसरी इनिंग्स पे उसका स्ट्राइक रेट 170 172 है शायद, और 1400 कुछ रन कर चुका हुआ है। फखर की अगर आप बात करें, चौथे नंबर पे बात करें, तो जब स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं वहां पर उसका स्ट्राइक रेट और रन ज्यादा है एज कंपेयर टू तीसरी नंबर पोजीशन पे। तो ये आपको साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं शफल वाला मामला है, वो करना पड़ता है। ओमान मैं कहता हूँ बेस्ट चॉइस है, जहां पर आप शायद इस चीज को टेस्ट कर सकते हो। बड़े मैचेस में आप टेस्ट नहीं कर सकते इस चीज को। बॉलिंग यूनिट की आपने बात की, एक अच्छी बात है कि आपको शाहीन फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। आपने वर्कलोड मैनेजमेंट को भी बड़े अच्छे तरीके से आपने रखा। फहीम अशरफ आपको अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नवाज ट्रम्प कार्ड आपका, जिस तरीके से मुझे याद है दुबई स्पोर्ट सिटी था जब इसको मार पड़ी थी विराट कोहली से, और बहुत से लोगों ने कहा कि नवाज दफन हो चुका है, वापस नहीं आएगा पाकिस्तान टीम में, साइकोलॉजिकल इतना डेंट पड़ चुका है। वापस जाता है, क्लब क्रिकेट खेलता है, डोमेस्टिक खेलता है, वापस आता है और आपके सामने जिस तरीके से उसने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच होने का, सीरीज मैन ऑफ द सीरीज होने का, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप जाके श्रीलंका में खेलना है। ये लड़के वो हैं जो कि आपको डोमिनेट करेंगे वहां पर। पाकिस्तान का बड़ा तगड़ा एक स्क्वाड यहाँ पर है। इससे मैंने कहा ना, बैटिंग के अंदर जो डॉट बॉल डिलीवरीज वाला मामला है उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और ये बैटिंग लाइनअप की अगर बात आप कर रहे हैं, देखें हमारा पूल तो तैयार है, हमें पता है हमारे पास बहुत से खिलाड़ी अब तैयारी के मरहले से निकल चुके हैं और खेलने की पोजीशन में हैं, लेकिन स्क्वाड की जहां पर बात आती है अब भी गुमगू की कैफियत हमें नजर आती है। कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। अभी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो मुस्तकिल तौर पर टीम का हिस्सा हो। देखिए, मैंने कहा ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा आपको पता है एशिया कप से पहले भी दो ही प्लेयर्स का नाम आ रहा था, बाबर आजम, रिजवान, के उनको क्या पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनको टीम के अंदर लेके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपको चाहिए। लेकिन शायद आप दोनों भी इस चीज से एग्री करेंगे कि ठीक है, लड़के नए हैं, क्रिटिसाइज तो होता है, हम भी थोड़ा सा ऑब्वियसली फैंस हैं, पाकिस्तान हमारा सबसे पहले कि यार पाकिस्तान जीते नहीं करते तो क्रिटिसाइज होता है, जज्बाती हैं। लेकिन ये वो लड़के हैं जो कि बड़ों को रिप्लेस करके आए हैं। देखिए, मैंने उस दिन भी बात की थी कि हारिस की आप बात कर लो, वो रिजवान को रिप्लेस करके आया है। जब आप एक बड़े प्लेयर को रिप्लेस करके आते हो ना, ये मैं अपना चल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, जब आप एक बड़े प्लेयर को रिप्लेस करके आते हो शाम में मैच से पहले या बेशक उस सीरीज से पहले, आप जब आईने के सामने खड़े होते हो ना, तो लिटरली ख्याल आता है ज़हन में कि यार मैंने उसको रिप्लेस किया है, मुझ पे तनकीद भी होगी, मुझ पे प्रेशर भी होगा कि यार उसको रिप्लेस करके परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, इसको किस लिए टीम में लेके आए हैं। मैंने उस नाम और जिसको रिप्लेस करके आए उस नाम की मैंने लाज भी रखनी है कि यार हाँ, ही वाज अ बेटर चॉइस कि वहां पर आया कि इस वक्त तो बेस्ट खेल रहा है। ये लिटरली साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बाहर बैठ के बहुत आसान है, हम पे गुजरी है ना, मुझे आइडिया इन चीजों का। वहां पर जो एक प्लेयर होता है ना, सबसे ज्यादा पता है वो किसको देख रहा होता है। या तो उस प्लेयर को देख रहा होता है जिसको वो बहुत ज्यादा आइडलाइज करता है कि यार मैंने उसकी तरह बनना है, या कप्तान को देखता है, या कोच को देखता है कि मुझसे आके वो बात करें, या सीनियर प्लेयर को कि मुझे बैकअप करें। अच्छी बात है जिस तरीके से सलमान अली यादव ने उसको बैकअप किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बहुत अच्छा होता है। सीरियसली कह रहा हूँ कि आप बैकअप कप्तान करते हो, उससे दिल आपका इतना बड़ा हो जाता है। तो आई होप कि अच्छी इनिंग्स हो खेले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर हम बात कर रहे हैं और हम अपनी टीम को गुड लक विश करेंगे आज के मैच के लिए और पाक भारत टाकरे के लिए, तो वही दुआएं अभी से मांगनी शुरू कर देंगे सब। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। सैलाब का आज हमने जिक्र किया। सैलाब की जब आफत आती है तो ख़ास तौर पर जो ख़ुराक के मसाइल हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सैलाब की आफत में जो घिरे हुए ख़ानदान होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला बड़ा यही होता है कि ख़ुराक जो है, साफ़ ख़ुराक, साफ़ पानी, उसका हुसूल जो है ना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर बच्चे और हामला ख़वातीन इससे बहुत मुतासिर होती हैं। इस मुश्किल वक्त में साफ़ पानी और मुतवाज़िन ख़ुराक तक रसाई चूँकि महदूद हो जाती है, जिसके बायस बीमारियों और कमज़ोरी का ख़तरा भी बढ़ जाता है। ऐसे हालात में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आसानी से दस्तयाब और महफूज ग़िज़ाएँ हैं कौन सी जो बच्चों और ख़वातीन की क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बना सकें और ख़ुराक की कमी को भी पूरा कर सकें। इस हवाले से हमने बात करनी है और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समन इश्तियाक माहिर हैं। समन, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। समन, ये बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल में फंसे लोग जो हैं वबाई अमराज का शिकार ना हो जाएं, कैसी खुराकें इस्तेमाल करनी चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के हवाले से भी बताइएगा। जी अली, बेसिकली ये होता है कि हमारी जब सैलाब आते हैं या बारिशें होती हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एक वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, जो कि हमारे पास हॉस्पिटल में जिस कंप्लेंट से आते हैं, यानी कि डायरिया, गट हेल्थ इश्यूज और मलेरिया। और इन सब के पीछे जो होता है वो हमारा जो पानी है वो होता है। तो एक साफ पानी होना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो किचन में
खाना पकाना, चीज़ों को वॉश करना, उसके बाद बर्तनों को वॉश करना और पानी जो हम पीते हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो पानी की वजह से हमें वो पानी एक साफ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर साफ पानी नहीं होगा तो आपको कभी भी कोई भी एक हेल्दी ग़िज़ा भी सक्सेस नहीं करेगी, क्योंकि हर चीज़ के पीछे आपका पानी है। तो साफ पानी प्रोवाइड करना सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है समन, चूंकि जो हालात हैं इस वक्त एड भी मुश्किल से पहुंच पा रही है कुछ ऐसे इलाकों में जहां पानी अभी भी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पर जिन्हें दूध भी मैसर नहीं होता, उनके लिए क्या बैलेंस डाइट हो सकती है, उन्हें क्या दिया जा सकता है? अच्छा हीना, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे बच्चे या जो हमारी ख़वातीन है, स्पेशली हामला ख़वातीन, दे आर मोर लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, मदाफ़ी निज़ाम होता है, वो बहुत वीक होता है। तो उसमें अब हम ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो बच्चों को बैलेंस डाइट दी जाए, तमाम हेल्दी न्यूट्रिशन दी जाए, क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो उनके लिए अभी जितने हमारे मुतासरीन लोग हैं उन तक पहुँचाना बहुत, उनके पास अभी फैसिलिटीज नहीं है। तो सबसे बेहतर ये है कि उनके पास जो भी चीज़ें अभी इस टाइम अवेलेबल हैं उसमें उनकी हाइजीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कि आपके पास अगर कोई वेजिटेबल या फ्रूट भी है, सब्जियां और फल, तो आप उनको जो है साफ पानी से वॉश करके आप उसको खाना है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो घर का खाना लें, कोई भी पैकेट वाली चीज़ें जो पानी में भीग चुकी हैं या कोई ऐसी चीज़ें जिनको आपके घर में है डब्बे वाली पैकेट वाली, जो बच्चों के बिस्किट हैं, कोई भी चीज़ें हैं जो पानी में भीग चुकी है, उनको प्लीज बच्चों को ना दें। घर का डेली बेसिस का जो खाना है, जो डेली बेसिस बन रहा है, एक दिन के बाद का पका हुआ खाना भी उनको ना दें, ताकि उनको डायरिया ना हो, उनको मलेरिया ना हो। बिल्कुल ठीक है समन, और जो लोग यहाँ पर खुराक तकसीम कर रहे हैं, ग़िज़ा तकसीम कर रहे हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, उनको बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो आपका एक भरपूर ग़िज़ाइयत है जिसमें आपका अनाज है वो ज़रूर बच्चों तक पहुँचाएं। बच्चों की जो बेसिक और ख़वातीन की, हामला ख़वातीन की जो आयरन, फॉलिक एसिड की मेडिसिन हैं उन तक वो पहुँचाएं। तमाम फ्रूट्स जो हम दे सकते हैं, सब्जियाँ हैं, वो उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है कि उन तक साफ पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा समन, आपने हामला ख़वातीन के लिए बताया कि उनको ये सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी पहुँचाए जाए। इसके अलावा आजकल जो सूरत हाल है सैलाब की, आपने सबसे आगाज़ में जिक्र किया था कि मुख्तलिफ बीमारियाँ इससे फैलती है। उन बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन सी मेडिकेशंस जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, और ख़ास तौर पर अगर यहाँ से वहाँ जब दवाइयाँ या इस तरह की कोई चीज़ भेजी जाएगी तो क्या वो सेफ़ है? बिल्कुल है ना, यहाँ पे अगर आप सबसे पहले ये है कि जो सैलाब और पानी से बीमारियां हमारी फैलती है, जिसको वाटर बॉर्न डिजीज के टर्म कहा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं वो ये है कि डायरिया। और डायरिया के लिए जरूरी है कि आपने उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो रखना होता है। तो ORS की जो साशे हैं आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे मुतासरीन को। इसके अलावा अगर ORS कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो मुतासरीन के घर पे अगर चीनी, नमक और लीमू है तो वो इन तीनों को ही मिक्स करके वो पी सकते हैं, ताकि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसकी डेफिशिएंसी ना हो। बिल्कुल ठीक है। और समन, इलेक्ट्रोलाइट्स की आपने बात की, जो वाटर में मौजूद बैक्टीरिया हैं उसकी वजह से बीमारियों की बात की, मौसमी बीमारियां भी हैं जो इसके साथ मौजूद होती हैं, उनसे कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किस खुराक के जरिए? बिल्कुल अली, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि आजकल जो बारिशें चल रही है, जो मौसम आ रहा है, इसमें हमारे पास जो हॉस्पिटल में कंप्लेंट्स आ रही हैं मलेरिया, टाइफाइड, इन सब से आ रही हैं। तो ये है कि आपने जो आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको कवर करना, आपके जो भी किचन में जो भी चीजें यूज हो रही है उनको प्रॉपर वॉश करके उनको कवर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है आपने प्रॉपर घर का जो प्रॉपर कुक खाना है वो हम रिकमेंड करते हैं कि वो खाना है कच्ची चीजों को पकी हुई चीजों के साथ मिक्स नहीं करना, और कच्ची चीजों से खाने से थोड़ा सा परहेज करना, क्योंकि ये आजकल जो मौसम है इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो गट है, जो स्टमक के कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो इस वजह से कि डायरिया, ब्लोटिंग, फीवर, मलेरिया। तो इसमें ये है कि प्रॉपर कुक खाना खाएं और तली हुई चीज़ों से परहेज करें और हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद थी और हम डिस्कस कर रहे थे कि सैलाब मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पर जो इमदादी खुराक भेजी जा रही है उसमें हामला ख़वातीन और बच्चों के लिए कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो भेजी जानी चाहिए और जो इस्तेमाल की जानी चाहिए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। अब शामिल करते हैं हमारे फ्लैगशिप शो कारवां सराय की कुछ झलकियाँ। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आज कारवां सराय में किसी हद तक एक जंग जारी।
यानी बजंग आमद, इसके तबल बज रहे हैं। इसकी तफसील मैं अभी बयान करूँगा। ख़वातीन हज़रात, चंद एक अदीब ऐसे होते हैं, मौजूद चंद, कि जिनकी पहली किताब मतलब शोहरत के आसमान पर पहुंच जाती। वो पहली किताब से ही बड़े राइटर इस्टेब्लिश हो जाते और फिर लोग पूछते फिरते हैं कि ये शख्स कौन है, किधर से आया है, ये किताब किधर से आ गई है। और इनमें मेरा ख्याल है कि मसलन अब्दुल्ला हुसैन सर फहरिस्त है। अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें उनकी पहली किताब। उसके बाद मेरा ख्याल पेतरस बुखारी एक ही छोटी सी किताब लिखी मज़ामीन पे और सफ़े बारी। और तीसरी किताब जो है वो है बजंग आमद कर्नल मोहम्मद ख़ान की। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, इससे पहले मेरा यही यकीन था, ये यकीन अब मुस्तहकम हो गया है कि बजंग आमद से बड़ी मिज़ाह की, शगुफ्तगी की उर्दू अदब में कोई किताब नहीं। मैं ये जो बयान दे रहा हूँ ज़ाहिर है एक अदीब की हैसियत से दे रहा हूँ, ज़ाती हैसियत से दे रहा हूँ, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी के आखिरी अय्याम यहीं बसर करना चाहता हूँ, फ्लैट में शायद मेरा दिल ना लगे और दोस्त यार भी आ जाते हैं। तो मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए जिनमें कहा जाता है कि बहू के भाई भी आ गए और जो कुछ भी हुआ वो बूढ़े कर्नल मोहम्मद ख़ान के लिए क्या कहूँगा मैं, रेज़ा हो गई या क्या है, या इंसानियत पे या औलाद पे। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक बैग उठाया और करीब ही उनके एक दोस्त थे ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर सदीकी शायद उनका नाम था, उनके यहाँ मुंतकिल हो गए। तो जनाब देखना मत भूलिएगा हमारा फ्लैगशिप शो इतवार शब 8 बजे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आपको तलकीन भी करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ख़ास तौर पर सबसे पहले जो सैलाब मुतासरीन है, जो कुछ ऐसे इलाकों में मौजूद है जहाँ ख़तरा बरकरार है और हुकूमत वहाँ से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप उस जगह को खाली कर दें, लेकिन आप बज़िद हैं कि अपना घर बार, अपने मवेशी आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर जान है तो जहान है, अगर आप जिंदा बच जाएंगे, सही सलामत होंगे, तो ये चीज़ें भी आपके पास दोबारा से आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल खुदारा ऐसे इलाकों को खाली कर दीजिए क्योंकि सैलाब का वहां पर खतरा है। और जनाब वीकेंड पर मैच जरूर एंजॉय कीजिएगा, इसके साथ साथ बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी देखिएगा। आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।